नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सरव कुमार है। अब मैं आप लोग को यहाँ पर केबीसी नैनो किताब से बिहार समग्र पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ये जो है सब्जेक्टिव किताब है। इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो आपका स्मरणीय तत्व एक नज़र में। तो इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ स्मरणीय तत्व पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसमें स्मरणीय तत्व आपका जो लास्ट में हर टॉपिक हर चैप्टर के अंतिम में जो दिया गया उसको पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे शेरशाह के बारे में। ठीक है, शेरशाह के बारे में जो भी आपका स्मरणीय तथ्य दिया उसको पढ़ते हैं। शेरशाह ने बंगाल के सूबेदार खिजर खां का विद्रोह को दबाया था। तो शेरशाह ने बंगाल के सूबेदार खिजर खां के विद्रोह को दबाया था। शेरशाह का साम्राज्य 47 प्रांतों में बटा था। तो शेरशाह का साम्राज्य 47 प्रांतों में बटा था। भूमि को सही ढंग से माप कर लगान का निधान करना। तो भूमि को सही ढंग से माप कर लगान का निधान करना शेरशाह का सबसे बड़ा कार्य माना जाता है। इसे भू राजस्व प्रणाली का जब्ती प्रणाली कहा जाता है। इसे भू राजस्व प्रणाली को जब्ती प्रणाली कहा जाता है। बाद में इसी प्रणाली को में कुछ परिवर्तन कर अकबर द्वारा अपनाया गया था। शेरशाह ने टोडरमल की जब्ती प्रणाली को भू राजस्व वसूली हेतु अपनाया था। अंततः शेरशाह को ही जब्ती प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। तो शेरशाह ने जो है आपका टोडरमल की जब्ती प्रणाली को भू राजस्व वसूली हेतु अपनाया था। अंततः शेरशाह को ही जब्ती प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। शेरशाह ने 178 ग्रेन के चांदी का रुपया और 380 ग्रेन का तांबे का दाम सिक्का चलाया था। तो शेरशाह ने 178 ग्रेन का चांदी का रुपया और 380 ग्रेन का तांबे का दाम सिक्का चलाया था। शेरशाह ने हुमायूं द्वारा निर्मित दिन पनाह को तोड़कर दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया। इसी किले के अंदर किला ए कुआना नामक मस्जिद का निर्माण भी शेरशाह द्वारा करवाया गया था। तो शेरशाह ने हुमायूं द्वारा निर्मित दिन पनाह को तोड़कर दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया। इसी किले के अंदर किला ए कुआना नामक मस्जिद का निर्माण भी शेरशाह द्वारा करवाया गया था। 1541 में शेरशाह ने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया और पटना में दुर्ग का निर्माण कर इस नगर को पुनः बिहार की राजधानी बनाया। तो 1541 में शेरशाह ने जो है पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित करवाया और पटना में दुर्ग का निर्माण कर इस नगर को पुनः बिहार की राजधानी बनाया। शेरशाह की मृत्यु के बाद उसका बेटा इस्लाम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1555 में इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद अफगानों को बुरी तरह परास्त कर हुमायूं पुनः दिल्ली की शासक बना। तो शेरशाह की मृत्यु के बाद उसका बेटा इस्लाम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1555 ईस्वी में इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद अफगानों को बुरी तरह परास्त कर हराकर हुमायूं पुनः दिल्ली का शासक बना था। ठीक है, तो ये था हमारा स्मरणीय तथ्य एक नजर में। तो एक बार रिवाइज करते हैं। तो शेरशाह ने बंगाल के सूबेदार खिजर खां के विद्रोह को दबाया था। शेरशाह का साम्राज्य 47 प्रांतों में बटा था। भूमि को सही ढंग से माप कर लगान का निधान करना शेरशाह का सबसे बड़ा कार्य माना जाता है। इस भू राजस्व प्रणाली का जब्ती प्रणाली कहा जाता है। बाद में इसी प्रणाली में कुछ परिवर्तन कर अकबर द्वारा अपनाया गया। शेरशाह ने टोडरमल की जब्ती प्रणाली को भू राजस्व वसूली हेतु अपनाया था। अतः शेरशाह की जब्ती प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। शेरशाह ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन का तांबे का दाम नमक सिक्का चलाया। शेरशाह ने हुमायूं द्वारा निर्मित तीन पनाह को तोड़कर दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया। इसी किले के अंदर किला ए कुआना नामक मस्जिद का निर्माण भी शेरशाह द्वारा करवाया गया था। 1541 ईस्वी में शेरशाह ने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया और पटना में दुर्ग का निर्माण कर इस नगर को पुनः बिहार की राजधानी बनाया। शेरशाह की मृत्यु के बाद उसका बेटा इस्लाम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा और 1555 ईस्वी में इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद अफगानों को पूरी तरह परास्त कर हुमायूं पुनः दिल्ली के शासक बना था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका कोई और हिस्सा होगा तो उसको पढ़ लेते हैं आपका। तो आपका यहाँ पर एक स्मरणीय तथ्य दिया, उसको पढ़ते हैं साथ में ही। तो स्मरणीय तथ्य आपका इसी में पढ़ते हैं इसको। तो बिहार के शासक दाऊद खान ने अकबर के शासनकाल में कर देना बंद कर दिया। इसके लिए अकबर को स्वयं बिहार आना पड़ा और दाऊद खान को भागना पड़ा था। तो बिहार के शासक दाऊद खान ने अकबर के शासनकाल में कर देना बंद कर दिए और इसके लिए अकबर को स्वयं बिहार आना पड़ा और दाऊद खान भाग खड़ा हुआ। मध्यकाल में पटना, बिहार शरीफ और भागलपुर बिहार में फारसी शिक्षा के मुख्य केंद्र थे। तो मध्यकाल में पटना, बिहार शरीफ और भागलपुर बिहार में फारसी शिक्षा के मुख्य केंद्र थे। बिहार में सूफी संप्रदायों में सबसे अधिक लोकप्रियता फिरदौसी सिलसिले को मिली थी। इसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि 14वीं शताब्दी के संत शरफुद्दीन याहिया मनीरी थे। तो बिहार में सूफी संप्रदायों में सबसे अधिक लोकप्रियता फिरदौसी सिलसिले को मिली थी और इसके सर्वप्रथम प्रतिनिधि 14वीं शताब्दी के संत शरफुद्दीन याहिया मनीरी थे। बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम का मकबरा मुगल शैली में है। तो बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम का मकबरा मुगल शैली में इस्मुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 के बीच
अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया। यह आगरा में स्थित है और यह पहली कृति है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी है और इसमें सजावट की पित्तरादुली शैली को प्रयोग किया गया है। तो ये तो माँ दूधौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 के बीच अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया और यह आगरा में स्थित है। यह पहली कृति है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी है और इसमें सजावट की पित्तरादुला शैली का प्रयोग किया गया है। अजीम उस खान के पुत्र फर्रुख सियर का जन्म पटना में हुआ था। अजीम उस खान के पुत्र फर्रुख सियर का जन्म पटना में हुआ था। तो हमने पढ़ा स्मरणीय तथ्य एक नजर में। तो बिहार के शासक दाऊद खान ने अकबर के शासनकाल में कर देना बंद कर दिए। इसके लिए अकबर को स्वयं बिहार आना पड़ा। दाऊद खान भाग खड़ा हुआ। मध्यकाल में पटना बिहार शरीफ और भागलपुर बिहार में फारसी शिक्षा के मुख्य केंद्र थे। बिहार में सूफी संप्रदायों में सबसे अधिक लोकप्रियता फिरदौसी सिलसिले को मिली। इसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि 14वीं शताब्दी के संत शरफुद्दीन याहिया मनीरी थे। बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम का मकबरा मुगल शैली में है। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 में अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया था। यह आगरा में स्थित यह पहली कृति जो पूर्णतः संगमरमर से बनी है। इसमें सजावट की पित्तरादुला शैली का प्रयोग किया गया है और अजीम उस खान का पुत्र फर्रुख सियर का जन्म पटना में हुआ था। ठीक है, इस प्रकार देखा हमने आज का वीडियो। तो आज की बात बताई। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।